नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही आप के कुछ विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जूनागढ़ जिले से विसावदर से आप विधायक भूपत भयानी भी बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि भूपत भयानी ने एनडीटीवी से कहा है कि बीजेपी को संदेश भेजा था, वहां से भी जवाब आया है। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि बिना सरकार की मदद के लोगों की सेवा नहीं कर सकता। अगर मैं बीजेपी में चला भी गया तो लोग नाराज नहीं होंगे। 1-2 दिन में अपने फैसले की घोषणा करूंगा। मैं नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हूं, वो आम आदमी पार्टी में ही हैं। गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई हैं। भूपत भयानी भी उन्हीं में से एक हैं। सर, आज आपने बड़ा एक कहीं कंफ्यूजन का सिचुएशन रच दिया। कोई कह रहा है आप ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, कोई कह रहा है आपने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी है। तो क्या है मसला, मुझे क्लियर कर दीजिए। आप लाइव है इस वक्त पे। मसला तो ऐसा कुछ नहीं है। मसला अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को और भूपेंद्र भाई पटेल जी को और CR पाटिल साहब को जो जनादेश दिया गुजरात की जनता ने, वो इतना प्रचंड जनादेश दिया है कि आज़ादी के बाद अब तक किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली है। तो वो जनादेश जो जनता ने दिया है, वो जनादेश का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। सबसे जरूरी बात है, केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे हीरे नहीं बिकेंगे। तो हीरा तो जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, बिल्कुल गया नहीं हूँ। मैं अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे कुछ खोना है तो मेरी जनता के लिए खोना है, मेरे किसानों के लिए खोना है। आम आदमी पार्टी में रह के नहीं हो पाएगा काम। इतना जनादेश ही नहीं मिला है, जनता ने दिया नहीं है तो कैसे करेंगे। विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते, इतनी भी सीटें नहीं है कांग्रेस को मिला के। तो सरकार के साथ अगर कनेक्टिविटी अच्छी रखेंगे तभी जनता का भला हो पाएगा। अभी तो मैं चुनकर ही आया हूँ। तो अगर कुछ करने से पहले, शपथ लेने से पहले अगर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है? अगर लगता भी है हाँ, तो मैं अपने किसानों के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। अगर मैं अपनी जनता के लिए, अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मुझसे ये सब हो पाएगा तो इसमें कोई बड़ी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मेरा हक है कि मैं अपने किसानों का भला करूं, अपनी जनता का भला करूं। वो डिफेक्शन भी आप झेल लेंगे? हाँ, बिल्कुल झेल लूंगा ना, क्यों नहीं झेलूंगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं अपनी जनता के लिए सोचता हूँ, अपने किसानों के लिए सोचता हूँ। मैं अपने लिए तो कभी जीते तो आप आम आदमी पार्टी के टिकट पे है सर, उनकी आइडियोलॉजी समझ के जीते हैं। और अब आप बीजेपी चले जाएंगे तो जनता बुरा नहीं मानेगी? जनता बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि जनता ने तो बहुत प्रचंड जनादेश भाजपा को दिया है। तो मेरी जनता तो बुरा नहीं मानेगी कि हमारा गुजरात का शेर अगर विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहा है तो मुझे इस बात को, मैं चाहे किसी भी पार्टी में रहूं, लेकिन एक गुजराती होने के तौर पे मुझे तो ये अच्छा लगेगा कि बीजेपी में रहे आप। नहीं, नरेंद्र भाई की बात कर रहा हूँ ना मैं। नरेंद्र भाई का जो व्यक्तित्व है तो उससे मैं प्रभावित हूँ। ये तो सभी गुजराती होंगे, तभी तो इतना प्रचंड जनादेश दिया। जो प्रचंड जनादेश मिला है उसकी वजह से और ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से, जैसा कि आपके विधायक कह रहे हैं। और अब बात राजस्थान की। सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अब उनके सुर में सुर मिलाया है। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने गद्दार वाले बयान पर कहा कि राजनीति में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। हर कांग्रेसी को सोचना चाहिए कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी देश में फासीवादी सरकार चला रही है, ऐसे में कांग्रेस को मजबूत रहना चाहिए। गुजरात चुनाव में करारी हार पर अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी हार के पीछे आपकी बड़ी भूमिका रही। आपके लोग वहां जाते हैं, झूठ बोलते हैं। केजरीवाल ने हमारा बहुत नुकसान किया। अशोक गहलोत से यह खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। गुजरात बढ़िया नहीं रहा। हिमाचल में आपका ओपीएस काम कर गया, गुजरात में आप थे, आपने प्रचार किया, हमने बातचीत भी की। गुजरात की जनता को उसे समझा नहीं पाए आप लोग, और वहां पर जो परिणाम है वो काफी निराशाजनक रहे आपके लिए। देखिए, वहां पे एक तो आप पार्टी जिसमें असत्य बोल के वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे देश के अंदर, जहाँ जाते हैं वो
ऐसी बात बोलते हैं स्कीमों को लेके कि लोग समझते पता नहीं ये सरकार में आएंगे तो क्या हो जाएगा। बस धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य ईश्वर है, सोच के कहा था, ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। तो मेरा मानना है कि ये जो बोलते हैं केजरीवाल जी, एक दिन लोग समझ जाएंगे क्या क्या कहना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं, कितनी सच्चाई इनकी बातों हैं। अभी वो हमें काफ़ी नुकसान उन्होंने किया है। दूसरा, मोदी जी अमित शाह जी ने जो कैंपेन किया, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, वो भी एक प्रकार से अगर आप एक राज्य में 3 महीने लगा दो, 4 महीने लगा दो, लगातार ऊपर दौरे चल रहे थे, सरकारी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजना ला रहे हैं एक स्टेट के लिए। मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, उस प्रकार से वो कैंपेन उन्होंने किया। कुछ हमारी कमजोरी भी रही होगी, हमारी खुद की कमियां क्या लगती हैं सर आपको? खुद की क्या कमियां लगती है? कमियां तो देखिए, कमियां कई हो सकती है, परंतु देखिए देश में जो हम बार बार कहते हैं कि दर्जा उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, क्यों कहते हैं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला टाइम पे नहीं कर पा रहा है, पेगासस का, जासूसी का। आज देश में क्या हो रहा है? जुडिशरी दबाव में, इलेक्शन कमीशन दबाव में, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के, अब देखिए लोग क्या आतंक मचा रखा उन्होंने, क्या उनके अप्रोच है। सर मेरे को याद है पिछला चुनाव जो हम लोग देखते थे, आप इंचार्ज थे और बिल्कुल मतलब दहलीज तक थे जीत के आप, बस एक कदम, आधा कदम पीछे रह गए। वो चुनाव इतना चढ़ के लड़ा था आप लोगों ने, राहुल जी का जबरदस्त कैंपेन था, आप इंचार्ज थे, आप जीएसओ थे, हमें याद था। इस बार कांग्रेस के प्रचार में वो दम नजर नहीं आया, क्या वजह रही सर? आप बोल रहे हैं कुछ कमियां रही हैं, मुझे पता है कि आप इंचार्ज थे, राहुल जी भी 2 रैली करके गए, प्रियंका जी नहीं आई, कहीं वो जोश नहीं था। देखिए एक बताऊँ आपको, कई फैक्टर होंगे। एक फैक्टर आपका फंडिंग का भी है। आप बताइए जो कंट्री में क्या हो रहा है, आप बराबरी के मुकाबले में आओ तो बराबरी का फील्ड चाहिए, आपको मैदान चाहिए। आप बताइए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी किए इन लोगों ने, जब मर्जी है खोल देते हैं उसकी डेट, जबकि फिक्स डेट है। पहली बात तो इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत बड़ा स्कैंडल है देश के अंदर। एक तरफा पैसा जा रहा 90% ज़्यादा बीजेपी के पास में, बाकी पार्टियों पर चंदा दे नहीं पाता कोई। और इलेक्शन में जब मोदी जी या इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं बीजेपी वाले, ये बाद में जाते हैं, पहले ईडी पहुंच जाती है वहाँ पर, सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है कि कौन लोग चंदा दे सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस को दे सकते हैं या पार्टी को दे सकते हैं, और पार्टियों को। पहले उनका इलाज करो, उनका रेड करो, उनको टाइट करो। ये कहाँ की डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है देश के अंदर? ये चिंता वाली बात होनी चाहिए देशवासियों के लिए। सर आखिरी सवाल, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो अब दिल भी जुड़ रहे हैं। हमने देखा आपके सचिन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ हुई, वेणुगोपाल साहब आए, चीजें बेहतर हो रही हैं। हमें याद है एनडीटीवी पे ही आपकी वो बातचीत थी हमारे सहयोगी के साथ, आपको चीजें बेहतर हुई, आप लोग साथ चल भी रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है, तो राजस्थान की जनता क्या समझे आप? देखिए ये राजनीति में कई बार घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, समय के साथ में सब ठीक हो जाता है। पहला एम हर कांग्रेसमैन का जो ईमानदारी रखता है उसका ये होना चाहिए कि मैं अब देश के सामने चुनौतियाँ बड़ी बड़ी मानते हैं हम लोग, और देश मान रहा है। आज पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं, देशद्रोही है, राजद्रोही है, क्या क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, और चुनौती बड़ी है जब डेमोक्रेसी के लिए भी। तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हमारी पार्टी की बहुत सेक्रीफाइसेस है, त्याग, बलिदान, कुर्बानी है देश की, आज़ादी के वक्त की संघर्ष की, आज़ादी के लिए। आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, सरदार बहनसिंह जी की हत्या हो गई, पर देश एक व अखंड रहा है। और 70-75 साल के अंदर देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही है आज तक। विभिन्न अनेक एकता वाला मुल्क है। ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ आज जो सोच वाली सरकार है वो फाशिस्टी सोच वाली है। लोकतंत्र का मुखड़ा पहन के राजनीति कर रहे हैं लोग, और हम लोग समझते बहुत बड़ा खतरा है देश के सामने, जो लोगों को मालूम पड़ेगा धीरे धीरे
तो ऐसे वक्त में कांग्रेस का देश में विकल्प बनना रहना मजबूत बनना रहना बहुत बड़ी जरूरी है। और राष्ट्रीय पार्टी भी एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। चाहे हम चुनाव हार गए हों, पर हमारी लड़ाई जो है गुजरात के अंदर भी नीतियों की, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की है, वो आगे भी जारी रहेगी हारने के बावजूद भी। यही सोच हमारे देश के लिए भी है। तो फिर दिल जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं सर? और राहुल गांधी जी खुद की जो सोच है वो ये सोच है कि देश हित के अंदर हमारे देश की सेवा सर्वोपरि है। ये भावना से हम काम करते हैं। ठीक है, तो हमने गहलोत साहब से बात किया, दिलचस्प बातचीत। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो के क्या मायने हैं। गुजरात चुनाव पे हमने उनसे बात की, दिल जोड़ने पे बात की। फिलहाल राजस्थान के लिए यात्रा बहुत ज़रूरी है। 4 साल के उन्होंने तमाम योजनाओं के बारे में बताया। जनता को फैसला करना है, अगले साल चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान में जारी है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और हिमाचल में जहां कांग्रेस जीती है, वहां मुख्यमंत्री के नाम पर पहले तो काफी चर्चा होती रही और सस्पेंस रहा। और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट का जल्द विस्तार होगा। पहली कैबिनेट में ही जिन गारंटियों और योजनाओं का वादा किया गया वो लागू की जाएंगी। आज अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद अभी तो हम यहाँ अनाडेल जो हमारे मुख्य अतिथि आए उनको छोड़ने आए हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद फिर जब पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी, दूसरी कब लागू करनी, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है और हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरश लागू। प्रियंका मैम, कांग्रेस सीएम हिमाचल प्रदेश में, हाउ डू यू सी दिस मैम? प्रियंका मैम, ओनली वन कमेंट मैम। मैम, डू यू थिंक कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और आम जनता में बहुत उत्साह है और एक नई शुरुआत हो रही है कांग्रेस के लिए भी। आने वाला वक्त जो है, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही, महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस को लेके, वो थीम और मजबूत होगी हिमाचल से। नेचुरल जब एक राज्य जीते थे हम लोग, पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं, उसका तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। बहुत खुशी की बात है और हमारे साथी सुक्खू जी को पार्टी ने एक अच्छा मौका दिया है। अब हिमाचल की नई इबादत हम लोग लिखेंगे और जहाँ पे जो पार्टी ने वादे किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनके साथी उसको तत्काल पूरा करेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ बदलाव हुआ है, एक सकारात्मक बदलाव हुआ है और देश की राजनीति में भी एक मैसेज गया है। ये धारणा लोगों ने पाली थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया हिमाचल में और ये बड़ी खुशी की बात है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। मैं सुक्खू जी को, अग्निहोत्री जी को, पूरी पार्टी को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से हम और आगे बढ़ेंगे और मजबूती से काम करेंगे। और एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर वीरेंद्र सचदेव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी ली। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें ही मिल पाईं, वहीं सत्ता पर आप काबिज हो गई है। हमने निगम चुनाव में जो पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जितना सोचा था उतना हमें रिजल्ट नहीं मिला और जो हार हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने इस्तीफा कल भेज दिया था, उन्होंने आज इसको स्वीकार कर लिया है और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी उसको हमने निभाया है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया है वो आशानुरूप नहीं है और हमने इस्तीफा दे दिया है। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने आदेश गुप्ता के इस्तीफे पर कहा कि बीजेपी का चुनावी अभियान गालियों से भरा हुआ था।
देखिए, काफी दिनों से इस बात पे चर्चा थी कि अगर एमसीडी के रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब आएंगे तो उनके अध्यक्ष को बदला जाएगा। और जिस तरीके की पूरी कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, इतनी कटुता, इतनी गाली गलौज, इतनी अंडर द बेल्ट आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर हमले, उसके बाद ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष को जाना पड़ेगा। और स्वयं आदेश गुप्ता की अपनी पटेल नगर सीट पे सारी की सारी सीटें वे हारे। उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं रामवीर सिंह विधोड़ी, उनके यहाँ ज्यादातर सीटें जो हैं वो हारे हैं। तो इसका जो पनिशमेंट थी वो होनी तय थी। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा, बल्कि जो भी होगा वो मेन फ्रंट होगा। सभी गैर बीजेपी दलों को साथ आना होगा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को हराने का काम करती है और न विकास के काम में इनका कोई सहयोग होता है। इसी दौरान नीतीश कुमार ने फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का राज्य गुजरात अंग्रेजों के जमाने से विकसित राज्य की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछड़ा राज्यों को आगे करने के लिए क्या किया, इसका हिसाब देना चाहिए। अरे कौन रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बदला मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या है? लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है और बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना है। और कुछ लोग तो आप जानते ही नहीं कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, और कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में महाराष्ट्र के लिए 75,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है। सबसे पहले पीएम मोदी ने नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये देश में सबसे ज्यादा दूर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के फेज 1 और नागपुर एम्स का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम ने समृद्धि महामार्ग के पहले चरण की शुरुआत की। पहले चरण में ये महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ेगी और 520 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस महामार्ग के बनने से शिरडी और नागपुर के बीच का सफर 10 घंटे से घटकर 5 घंटे तक रह जाएगा। और नागपुर में प्रधानमंत्री का आज जबरदस्त स्वागत हुआ। ढोल बजे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और ढोल बजाने लगे। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र के नागपुर में पारंपरिक स्वागत किया गया। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सर्वर को पूरी तरह से बहाल होने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा। सूत्रों के मुताबिक एम्स के सर्वर को हांगकांग से हैक किया गया था, जिसके चलते डॉक्टरों से लेकर मरीज तक कई दिनों तक परेशान रहे। मुकेश सिंह सेंगर की ये खास रिपोर्ट। एम्स का सर्वर 23 नवंबर को हैक हुआ था। धीरे धीरे सर्वर को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हैकर हांगकांग के हैं। उन्होंने पूरे सर्वर को लॉक कर दिया था और अनलॉक करने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। हैकरों ने धमकी दी थी कि दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं
जो डेटा को अनलॉक कर सके। इसीलिए पुलिस ने एफआईआर में जबरन वसूली की धारा जोड़ी है। हालांकि पुलिस ने पहले पैसे की बात से इनकार किया था। सूत्रों के मुताबिक हैकरों ने एम्स के सर्वर पर 2 मेल के जरिए 23 नवंबर को सुबह 7:07 और 49 सेकेंड पर साइबर अटैक किया था। इसके बाद एम्स का मेन सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर पूरी तरह ठप हो गया। हैकरों ने कहा कि उनको कितना पैसा देना है ये डेटा को रिपेयर करने पर निर्भर करेगा। जितने जल्दी पैसा दिया जाएगा उतनी जल्दी ही डेटा अनलॉक किया जाएगा। पैसे मिलते ही एम्स के आईटी डिपार्टमेंट को डेटा अनलॉक करने की चाबी भेज दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हैकरों ने चेतावनी दी थी कि डेटा को अनलॉक करने के लिए तीसरी पार्टी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल न करें। अगर ऐसा किया तो पूरा डेटा उड़ जाएगा। सर्वर हैक होने से एम्स का रोजमर्रा का काम, मरीजों के रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, लैब रिपोर्ट से जुड़ी जानकारियां, मरीजों की हिस्ट्री वगैरह प्रभावित हुई थी। एम्स के पास करोड़ों मरीजों का डेटा है। इनमें देश के हाई प्रोफाइल वीवीआईपी लोग भी शामिल हैं। यही वजह है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए देश की टॉप एजेंसियां जांच में जुट गईं। अब जाकर इस सिस्टम को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह बहाल होने में अभी समय लगेगा। सूत्रों के मुताबिक हैकर हांगकांग से हैं। एम्स का सर्वर हैक होने के बाद कुछ और संस्थाओं के सर्वर हैक करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस इस मामले में अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।